हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन दोबारा से हम जो है आज की ये लास्ट वीडियो है हमारे चैप्टर की नेशनलिज्म इन यूरोप। सॉरी फॉर डिलेइंग। इस चैप्टर में पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 हम आज ही ख़त्म कर लेंगे, तो इस वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इसमें पार्ट नंबर 5 में दिया है विजुअलाइजिंग द नेशन। अब बच्चे क्या हुआ, अगर आप पिछले वीडियो को देखते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि काफ़ी हद तक जो था वो नेशनलिज्म जो था वो हो चुका था, लेकिन कंजर्वेटिव इसमें मेन रोल प्ले कर रहे थे। मेकिंग ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ अ जर्मन हमने पढ़ा है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हमने पढ़ा, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हमने पढ़ा कि कैसे यूनिफाइड हुई। सो नाउ यूनिफिकेशन हो चुका था, नेशनल स्टेट बन चुके थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब जो है लोगों को ये फील हुआ कि हमें अपने नेशन को किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहिए। कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिखानी चाहिए कि जिससे लगे कि हम अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड द पर्सोनिफाइंग अ नेशन। लोग क्या करना चाहते थे, पर्सोनिफाई करना चाहते थे नेशन को किसी न किसी फिगर के साथ आइडेंटिफाई करना चाहते थे। तो जिस तरह से हम इंडिया में भारत माता की इमेज ड्रॉ करते हैं और अपने देश को भारत माता कह के भी बुलाते हैं, उसी तरह से यूरोप में क्या हुआ बच्चे कि दे हैव टू बी पोर्ट्रेट अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एज अ फीमेल फिगर। फीमेल जो कि हम काफ़ी पुराने टाइम से भी फीमेल को जो है वो एक ऐसा फिगर माना गया है जिसकी एक तरह से पूजा की जाती है फीमेल की। ठीक है, और फीमेल को जो है जैसे हम देखें कि पेट्रियोटिक हमारा जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें देखें तो मेन को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कहीं ना कहीं, और वुमेन को जो है वो हमेशा उनके सेफ गार्ड की तरह एक माना जाता है। तो एज अ वुमेन उन्होंने नेशन को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो उन्होंने पर्टिकुलरली वुमेन की रियल लाइफ को जो है वो रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन अ रियल लाइफ, रेदर देन दे हैव टू बी सॉट टू बी गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ अ नेशन अ कंक्रीट फॉर्म। ठीक है, तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, एक फीलिंग्स की तरह उन्होंने नेशन को रिप्रेजेंट किया। कैसे? वुमेन फिगर के लिए। ठीक है, दिस वीमेन जो फीमेल फिगर उन्होंने रिप्रेजेंट करी अपने नेशन स्टेट के लिए, दैट फीमेल बिकम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। अब एलिगरीज क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिगरी? दैट हैज टू बी गिवन हियर। एलिगरी का मतलब होता है एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्या होते हैं? जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़े होंगे, क्या होता है? इमोशंस। तो इसने यही बोला है कि ग्रीड है, एनवी है, फ्रीडम है, ये लिबर्टी है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने जिस पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट किया उसको एलिगरी बोला गया है। क्या बोला गया है? एलिगरी। और इन्होंने इस चीज़ को एक फीमेल फिगर की तरह रिप्रेजेंट किया नेशन को, जिसको एलिगरी माना जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने एक फीमेल एलिगरी बनाई, जिससे कि जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करती थी बेटा? लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो फीमेल एलिगरी थी फ्रांस की, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती थी? तो वो रिप्रेजेंट करती थी आपकी लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। और इसके साथ साथ ये बोलता है कि इसमें कुछ एक सिंबल्स दिखाए गए थे जो इन चीजों को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे रेड कैप, आपको पता होगा रेड कैप जो कि फ्रीडम को दर्शाता है। ब्रोकन चेन इज ऑल्सो, जैसे आपने सिंबल पढ़े होंगे, 9th में हमने सिंबल पढ़े थे, ब्रोकन चेन भी फ्रीडम को दिखाता है। जस्टिस के लिए उन्होंने, जैसे जस्टिस के लिए क्या होता है? जैसे कानून की देवी बनाई जाती है, उसके आंखों पे पट्टी बंधी होती है और हाथ में क्या होता है? तराजू होता है। तो यही चीज इसने बताई है कि जस्टिस एज एन ब्लाइंड फोल्ड वुमेन एंड कैरिंग अ पेयर ऑफ वेटिंग स्केल। तो उसके हाथ में क्या था? पेयर ऑफ वेटिंग स्केल। तो इस तरह की एलिगरी जो थी वो फ्रांस वालों ने रिप्रेजेंट करी थी, जो कि आपकी लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करती थी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उस फीमेल फिगर का नाम क्या रखा था। तो उस फीमेल फिगर का नाम रखा था मैरिन। क्या नाम था बेटा? मैरिन। सो यू शुड बी नो, यहाँ पे गिवन है, देखो ये आप फिगर देख सकते हो, दैट इज द इसने लिखा है द फिगर ऑफ अ मैरिन रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो ये फीमेल फिगर थी जो कि रिप्रेजेंट करती थी आपके
एक जैसे हम भारत माता बोलते हैं वैसे ही फ्रांस में इसको मैरिन के नाम से जाना जाता था, जो कि वहाँ की नेशनल सिंबल थी, एक नेशनल फिगर थी, ठीक है, फीमेल फिगर। अब पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, मैरिन का मतलब ही क्या है, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल ऑफ अ नेशन, जिसका मीनिंग क्या है, द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन। क्लियर? तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या है। एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है। मैरिन जो है वो फ्रांस की एलिगरी थी जो उन्होंने रिप्रेजेंट करी थी एज अ नेशन के लिए। और यहाँ पे उसने लिखा है कि हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर टू बी ड्रॉन एज अ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, दैट इज द रेड कैप, ट्राइकुलर उसका जो तिरंगा था, एंड cockade, as well as the statue of a Marin was to be erected in a public squares of remain the public national symbol of unity and preceded them identify it. So Marin image were to be marked as the coin and stamps. So ये जो Marin थी, it was a statue that has to be shows the liberty. वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था बेटा? मैरिन का जो स्टैच्यू था वो उनके देश को, नेशंस को रिप्रेजेंट करता था, और ये जो स्टैच्यू था वो एक रिप्रेजेंट करता था आपके रिपब्लिक और आपके फ्रीडम को, लिबर्टी को, ठीक है। एज वेल एज इसके साथ साथ मैरिन जो इमेज थी दैट इज मार्क्ड ऑन, इसके अलावा और किस किस चीज़ पे जो थी मैरिन की इमेज देखी जा सकती थी, कॉइन्स के ऊपर और स्टैम्प्स के ऊपर, जो कि फ्रांस में यूज़ की जाती थी। क्लियर? सो ये चीज़ें जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी। फ्रांस की फीमेल जो फिगर एलिगरी बनाई गई थी उसका नेम क्या था, दिस इज़ द क्रिश्चियन नेम है, और ये जो थी वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती थी, लिबर्टी और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करती थी। इसमें किन किन चीज़ों का सिंबल बनाया गया था, इसमें रेड कैप, ब्रोकन चेन, ट्राइकोलर जो आपका तिरंगा, उसका तिरंगा मतलब 3 कलर जो थे आपके फ्रांस के फ्लैग के, दैट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट विद दिस इमेज। और एज वेल एज ये जो मैरिन था वो एक स्टैच्यू था जो कि लिबर्टी और रिपब्लिक का रिप्रेजेंट करता था फ्रांस में। और इसके अलावा मैरिन की जो इमेज है वो आपको देखने के लिए मिल जाती थी कॉइन्स के ऊपर और स्टैम्प के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैरिन जो थी इमेज थी एज अ सिंबल, एज अ एलिगरी ऑफ फ्रांस, उसी तरह से जर्मेनिया इज बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। सो जर्मन नेशन की, जैसे इंडिया की भारत माता, फ्रांस की आपकी मैरिन, और जर्मन की क्या होगी, जर्मेनिया। क्या थी, जर्मेनिया। और जर्मेनिया जो थी दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बियर्स अ क्रॉन, लेकिन क्रॉन किस चीज़ का बना था बेटा, ऑक लीव्स का। एज वेल एज जर्मन ऑक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। जो ये क्रॉन बियर किया है, आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, मैं ये सारे सिंबल्स आपको दिखा रही हूँ बेटा, जो मैं नेक्स्ट आपको एक एक करके बताती जाऊंगी। सो दिस इज द फिगर ऑफ जर्मेनिया। ये किसकी है, जर्मेनिया की फिगर है जो कि जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज किए गए हैं जो कि अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई हैव टू told you about that. सबसे पहले ब्रोकन चेन्स, आप यहाँ पे देखिए, यू कैन सी हियर, दिस इज द ब्रोकन चेन। और ब्रोकन चेन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, बीइंग अ फ्रीड, फ्रीडम। ब्रोकन चेन्स टूट गई मतलब तुम फ्री हो गए, तो ये ब्रोकन चेन जो दी गई है जर्मेनिया के साथ में, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी किस चीज़ को, फ्रीडम को। नेक्स्ट इज ये है आपका ब्रेस्ट जो प्लेट है विद ईगल। अब ब्रेस्ट प्लेट जो लगाई गई है दैट इज ईगल, ये देखो, दिस इज द ब्रेस्ट प्लेट, यू कैन सी, आप एरो को देखो घूमते हुए, दिस इज द ब्रेस्ट प्लेट। यहाँ पे इसकी ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर ईगल्स बनी है, ईगल। और ईगल किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ईगल आपकी स्ट्रेंथ को, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, स्ट्रेंथ को। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई शो यू द फिगर ऑल्सो वन बाई वन, एंड वी ऑल्सो लर्न दिस। क्रॉन ऑफ ऑक लीव्स मैंने पहले बताया वो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है, तो जर्मेनिया ने जो ये क्रॉन पहन रखा है अपने सिर पे, अपने हेड के ऊपर, दिस इज द मेड अप ऑफ ऑक लीव्स एंड दिस शोज द सिंबल ऑफ हीरोइज्म। ठीक है, बहादुरी, हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। स्वॉर्ड, जर्मेनिया इज ऑल्सो द वन स्वॉर्ड, और ये स्वॉर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, रेडी फॉर वॉर। हम भी रेडी हैं वॉर करने के लिए, अगर आप रेडी हैं फाइट करने के लिए, वी ऑल्सो रेडी फॉर फाइट। सो स्वॉर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, रेडी फॉर फाइट।
ऑलिव ब्रांचेस अराउंड द स्वॉर्ड, बट स्वॉर्ड जो है उसके साथ साथ आपको कुछ एक ब्रांचेस भी दिखेंगे, जिसका मतलब विलिंग टू बी मेक द पीस। चलो वंस अगेन वी कैन सी, ये देखो ऑलिव की कुछ एक लीव्स जो हैं दे हैव टू बी, यू कैन सेड दैट कि उसने जो है वो स्वॉर्ड्स को घेर रखा है। यहाँ पे आप लीव्स को देख सकते हो, ऑलिव लीव्स हैं। तो ये ऑलिव लीव्स किस चीज़ को दिखा रही हैं बेटा, कि अगर आप पीस के लिए तैयार हैं तो हम भी पीस के लिए तैयार हैं, ठीक है। एंड एज वेल एज ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकोलर फ्लैग दैट इज रिप्रेजेंट द फ्लैग, जो कि लिबरल और नेशनलिस्ट फ्लैग था, जो कि रिप्रेजेंट होता था 1848 में। उसके बाद तो उस पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन ये जो ट्राइकुलर फ्लैग है दैट इज, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दिस फ्लैग इज यूज्ड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। कब यूज हुआ था? 1848 में। और यही जो आपका फ्लैग है वो रिप्रेजेंट हो रहा है जर्मेनिया के साथ। आप देख सकते हो जर्मेनिया ने होल्ड किया है फ्लैग। 3 कलर हैं आपके, ठीक है। सो दीज आर द 3 कलर जिसको हम ट्राइकुलर फ्लैग बोल रहे हैं। एज वेल आप ये भी देख सकते हो कि जर्मेनिया ने जो वियर किया है क्लोथ दैट इज ऑल्सो इन 3 कलर्स ऑफ अ ट्राइकुलर। देखो यही गोल्डन, ब्लू और रेड, ठीक है। चलो वंस अगेन, रे ऑफ राइजिंग सन। अब रे ऑफ राइजिंग सन का मतलब बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईरा। आप देख सकते हो जर्मेनिया के पास जो है एक, ये देखो नीचे जो है एक ऐसे लग रहा है कि देयर इज कुछ जैसे सनराइज हो रहा हो, तो दिस इज द राइज ऑफ अ न्यू ईरा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईरा। यहाँ पे ये सिंबल इज ऑल्सो गिवन हियर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे सिंबल्स आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे भी गिवन है, देखो क्रॉन है, आपका स्वॉर्ड है, आपका ब्रोकन चेन्स है, ईगल है, फ्लैग है, ठीक है। स्वॉर्ड के ऊपर ये कुछ एक जो है वो ऑलिव लीव्स मैंने बताई है। सो ऑल दीज हैज टू बी शोइंग हियर, जिसको आप बता सकते हो। Next, come on that. Next is the last part of this chapter and it's also very important बच्चा, nationalism in imperialism। अब nationalism का आपका मतलब पता है, राष्ट्रवाद। और imperialism का मतलब क्या होता है? imperialism का मतलब होता है बेटा जिसमें हम जो है वो क्या करते हैं, अपने ही कंट्री को बढ़ाना या दूसरी कंट्री के ऊपर काबू करना, जिसको जैसे ब्रिटिश ने क्या किया था, हमारे ऊपर इंपेरियलिज्म किया था। मतलब हमारे हर चीज़ को जो है वो पॉलिटिकल देख लो या इकोनॉमिक देख लो, हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था। सो हम क्या थे? ब्रिटेन के अंदर एक इंपेरियलिज्म थे। जब कोई बड़ा कंट्री दूसरी कंट्री को कैप्चर कर लेता है और उसको जो है वो उसके हर एक रिसोर्स को यूज़ करता है, उसको बोलते हैं इंपेरियलिज्म। क्या बोलते हैं बच्चे? इंपेरियलिज्म। ओके, क्लियर। तो हियर व्हाट ही सेड, बोलते हैं सब कुछ हो गया, नेशनलिज्म, मोस्टली नेशनल स्टेट्स हमारे सामने आ रहे हैं, यूनिफिकेशन हो चुका था, लेकिन लोगों की सोच जो थी वो धीरे धीरे नैरो होने लगी। देयर इज बिकम द नैरो क्रीड ऑफ लिमिटेड एंड्स, ठीक है। कंट्रीज में आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो नेशनलिज्म जैसा जो एक सेंटिमेंट था, जो इमोशंस थे देश के लिए कुछ कर गुजरने के, वो अब जो थे वो एक नैरो होते चले गए, वो ब्रॉड माइंडेड नहीं रहे। और देखते ही देखते जो था बेटा, आप देखोगे कि लोगों के बीच में ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो इंक्रीज होने लगे, लेकिन इनटॉलरेंस भी होने लगा। इनटॉलरेंट हो गए सभी के सभी कंट्रीज जो उभर के हमारे सामने आए, यूनिफाई हो चुके थे, यूनिफिकेशन हो सका था मोस्टली कंट्रीज का, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल रूप में सामने आ रहे थे। और कुछ एक मेजर पावर्स जो थी वो पूरे के पूरे आप बोल सकते हो यूरोप को अपने अंडर करनी चाहती थी, मतलब इंपेरियलिज्म लाना चाहती थी। अपने कंट्रीज को की जो टेरिटरीज की थी उसको बढ़ाना चाहते थे। सो इंपेरियलिज्म लाना चाहते थे, कॉलोनिज्म लाना चाहते थे, और ये चीज़ जो थी वो उभर के सामने आ रही थी। मतलब लोगों में इनटॉलरेंस हो गया, झगड़े होने लगे, छोटी छोटी बात के ऊपर लोग जो झगड़ा करने लगे, और जो शक्तिशाली थे, जो कंट्रीज बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो बाकी छोटी छोटी कंट्रीज को अपने अंडर करने लगे, जिसको हम इंपेरियलिज्म बोलते हैं। इसमें आप एक नाम सबसे ज़्यादा सुनोगे और वो था हमारा, जब ये बोलता है कि दिस इज नॉट अ, यू कैन सेड कि ये जो इंपेरियलिज्म था वो एक हल्का फुल्का हम ले सकते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस मैटर फॉर इन यूरोप। ये एक टेंशन क्रिएट करने वाला, यहाँ पे लिखा है द मोस्ट सीरियस रिसोर्सेज ऑफ अ नेशनलिस्ट टेंशन ऑफ अ यूरोप इन 1871
तक आते आते ये एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट कर रहा था, क्या, इंपेरियलिज्म। और देखते देखते दैट वाज द एरिया इज कॉल्ड द बाल्कन। और सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ हो रही थी बेटा? बाल्कन में हो रही थी। अब बाल्कन में आपको इस तरीके से बताना चाहती हूँ कि जो आपका यूरोप का जो आप देखोगे एक तरह से जो हमारा यूरोप का पूरा कॉन्टिनेंट है उसका जो साउथ पार्ट था वो बाल्कन के नेम से जाना जाता था। बाल्कन जो था वो एक ज्योग्राफिकल और एथिकल वेरिएशन था। मतलब बाल्कन जो नाम रखा गया था वो वहाँ एक माउंटेन का नाम था जिसके नेम के ऊपर उन्होंने बाल्कन वहाँ के रीजन का नाम रखा था। तो बाल्कन जो था वो कुछ एक कंट्रीज को मिला के पूरे रीजन को, जितनी भी ये कंट्रीज आ रही थी, मैं कंट्रीज के नाम आपको, जैसे बल्गेरिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, आपका मैसेडोनिया है, आपका क्रोएशिया है, बोस्निया है, इस तरह से जितनी भी ये कंट्रीज के नेम हैं, देखो ये सारे कंट्रीज के जो नेम आप देख रहे हो बेटा, दैट इज अंडर, किसके अंडर आ रहे थे? बाल्कन रीजन के अंडर आते। मतलब जितना भी एरिया ये कंप्लीट कर रहे थे उसको हम बाल्कन रीजन बोलते थे। और सबसे स्पेशल बात क्या थी बेटा? ये एक पेनिनसुला रीजन की तरह था। जैसे पेनिनसुला होता है ना कि उसके तीनों तरफ जो है वो क्या है, पानी है, और एक मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन से भी ये अलग था। और ये इसका नाम ही बाल्कन पड़ा था क्योंकि यहाँ एक माउंटेन था जो कि उसके नाम के ऊपर यहाँ पे बाल्कन नाम रखा गया था। तो सबसे ज़्यादा टेंशन ना इस एरिया में हो रही थी, सबसे ज़्यादा टेंशन यूरोप के इस बाल्कन एरिया में थी जिसमें ये सारी कंट्रीज आती थी। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स थे, जो रहने वाले लोग थे, उनको हम सेल्वस बोलते हैं। क्या था उनका नाम? स्लेबस, स्लेबस के नाम से जानते थे। और इसमें क्या हुआ कि जो बाल्कन था दैट वाज टू बी अंडर कंट्रोल बाय द ऑटोमन एम्पायर। अब फिर से ऑटोमन एम्पायर आ गया, तो आपको पता है ऑटोमन एम्पायर कौन था। उसने इस कंट्री को जो था वो इन सारी कंट्रीज के ऊपर उसका ही राज था। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो रोमांटिसिज्म था या नेशनलिज्म था जो बाल्कन में जो था वो उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर दूसरी तरफ जो था वो एक एक्सप्लोसिव का रोल कर रहा था। मतलब बाल्कन जो था, बाल्कन रीजन में जितनी भी कंट्रीज थी वो अपने रीजन को बढ़ाना चाहती थी, लेकिन ऑटोमन एम्पायर का कब्जा होने की वजह से वो अपनी फ्रीडम को जो थे वो इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। मतलब एक तरह से बाल्कन एम्पायर जो था वो उसके ऊपर हावी था। बाल्कन जो ऑटोमन एम्पायर था वो अपनी तरह से मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश कर रहा था, इंटरनल रिफॉर्म्स उसने करे, लेकिन काफ़ी हद तक वो सक्सेस नहीं हुआ। बहुत ही लिटिल चेंज हुए उसमें, लिटिल सक्सेस उसको मिली। और वन बाय वन करके ये यूरोपियन जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, दे हैव टू बी इट्स कंट्रोल टू बी डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस। उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयरेंस कर दी, इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दिया। किससे? ऑटोमन एम्पायर से। अब बाल्कन पीपल जो थे वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, अपना पॉलिटिकल राइट, नेशनल राइट्स चाहते थे, और लेकिन बाल्कन जो था वो उनको फ्रीडम नहीं दे रहा था। इस तरह से जो बाल्कन नहीं, सॉरी, आपका जो ऑटोमन एम्पायर था वो उसके ऊपर हावी था। बाल्कन जो थे दे हैव टू बी डूइंग द स्ट्रगल, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, वो लगातार स्ट्रगल करते रहे और दे हैव टू बी अटेम्प्ट्स टू विन द बैक टू देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। अब वो किसी भी तरह से अपने इंडिपेंडेंस को वापस लाना चाहते थे। किससे? ऑटोमन एम्पायर से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो बाल्कन था वो पूरी तरह से अलग थलग था, बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर थी और सबका जो था वो बहुत ज़्यादा जो था वो एक तरह से सेपरेशन था। अब देखा जाए तो जितने भी स्लेविक थे, क्योंकि यहाँ पे स्लेविक मैंने पढ़ाया ना, इनहेबिटेंट्स कौन थे इसके? स्लेविक थे। जो नेशनलिस्ट थे वो दे हैव टू बी स्ट्रगल, उन्होंने अपनी आइडेंटिफाई, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जो है लगातार स्ट्रगल किया। और बाल्कन स्टेट्स दे हैव टू बी फायरसली जेलस टू ईच अदर। जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स थे वो एक दूसरे से जेलस करने लगे और इसी जेलस की वजह से जो है वो अपनी अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंस करने लगे। एक्सपेंस का मतलब बढ़ाने लगे। मैटर्स इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बेटा कि बाल्कन बिकेम द सेंस ऑफ बिग रिवाइवलरी। मतलब यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो ये एक आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों में क्या होने लगे,
वायलेंस होने लगा, लोग एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। और इस तरह से देखते ही देखते जो है पूरे यूरोप में जो ये इम्पेरियलिज्म था वो फैलने लगा। यूरोपियन पावर जो है दे हैव टू ट्रेड द कॉलोनीज। जो बड़ी पावर्स थी जैसे कौन सी, रशिया, जर्मन, इंग्लैंड, ठीक है, ये तो ऑस्ट्रिया हंगरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स थी जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने दे हैव टू बी कीन टू बी काउंटरिंग होल्ड टू द पावर्स ऑफ ओवर द बाल्कन। ये बाल्कन को अपने अंडर करना चाहते थे किसी भी तरह से, ठीक है, उसको कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि बाल्कन में ऑलरेडी स्ट्रगल चल रहा था सबके बीच में, कोई एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा था। अब ये जो मोर पावरफुल पावर्स थी यूरोप की, ये उसको अपने अंडर करना चाहती थी। और इसी वजह से जो है देखते ही देखते जो है वो पूरे यूरोप में इतना जो है वो एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है कि ये जो है वो एक बहुत बड़े वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। धीरे धीरे इसी बाल्कन के स्ट्रगल की वजह से बाल्कन फ्री होना चाहते थे, लेकिन आपस में ही बाल्कन की स्टेट्स झगड़ा कर रहे थे, अपने कॉलोनीज को बढ़ा रहे थे। ऊपर से बाल्कन में जो था वो ऑटोमन एम्पायर था, और इसी कश्मकश के बीच में जो थे वो दूसरी जो इम्पोर्टेंट पावरफुल कंट्रीज थे जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और हंगरी, वो इस बात का फ़ायदा उठाना चाहते थे। वो भी अपनी कॉलोनीज को अपने इम्पेरियलिज्म जैसी फीलिंग्स को बढ़ाना चाहते थे, और इसी वजह से पूरा का पूरा यूरोप जो है वो इन्वॉल्व हो गया आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो है नेशनलिज्म जो है आपका इम्पेरियलिज्म ये जैसी फीलिंग जो थी वो बढ़ने लगी, और इट वॉज टू बी बिकम द डिजास्टर ऑफ 1914 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। अब देखते देखते मैनी कंट्री जो है वर्ल्ड में विच हैज़ बीन टू कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स, आप देखोगे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, जैसे हमारा कंट्री भी किसके अंडर था, हाँ ब्रिटिशर्स के अंडर था कि नहीं था, हम भी इम्पेरियलिज्म थे किसके अंडर, ब्रिटिशर्स के अंडर। सो बोलते हैं इसी तरह से आप देखोगे कि यूरोप की मेन पावर जो थी वो 19th सेंचुरी में उन्होंने इम्पोज करना शुरू कर दिया इम्पेरियल डोमिनेशन। बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर उन्होंने इम्पेरियलिज्म फैलाना शुरू किया, अपनी कॉलोनीज को बढ़ाना शुरू किया, और एंटी इम्पीरियल मूवमेंट दैट हैज टू बी डेवलप एवरीवेयर एंड नेशनलिस्ट इन सेंस ऑफ दैट स्ट्रगल from the independent nation states were to be inspired a sense of collective national state। अब धीरे धीरे जो है स्ट्रगल होने लगा इंडिपेंडेंस के लिए, जैसे इंडिया ने स्ट्रगल किया कि हमें अपना इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, भागो यहाँ से, वाई आर यू रूल ओवर अस, तुम तो एक दूसरा कंट्री हो, तुम हमारे ऊपर रूल कैसे कर रहे हो। तो इसी तरह से कलेक्टिव नेशनलिज्म जैसी जो फीलिंग्स है लोगों के अंदर आई अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, और इस तरह से जो है यूरोपियन जो आइडियाज था नेशनलिज्म वर टू बी नाउ रेप्लिकेटेड, और पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ऑन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। और धीरे धीरे लोगों के अंदर जो है हर कंट्री में एक स्पेसिफिक वेराइटी आने लगी किसके बारे में, नेशनलिज्म के बारे में। और इस तरह से जो है नेशनल स्टेट जो है दे हैव टू बिकम इन पावर्स, और नेचुरली पूरे यूनिवर्स में जो है वो किस चीज़ की फीलिंग आ जाती है, दैट इज क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज द नेशनल स्टेट्स। जैसे इंडिया इज ऑल्सो द नेशनल स्टेट, नेशन स्टेट है कि नहीं है, यस है। तो इस तरह से एंड हो जाता है इम्पीरियलिज्म का। क्लियर? सो दिस इज द ऑल पार्ट्स दैट वी हैव डन बच्चे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस जब आप एक एक पार्ट को वीडियोस को देखोगे तो आपको हर चीज़ इंटरकनेक्टेड हो जाएगी और आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। सो हैव अ नाइस डे बेटा, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर जो वो करेंगे। चलो।